नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने एक बार फिर से यानी कि दूसरी बार राजस्थान विधानसभा में बजट पेश किया। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान के युवाओं से लेकर किसानों तक को क्या कुछ दिया और इससे राजस्थान अगले एक साल में कितना आगे बढ़ेगा, कितनी अपेक्षाएं पूरी होंगी, आज के उनके बजट से राजस्थान के अलग अलग वर्गों में कितनी खुशी की लहर है और कितनी जो निराशा या जो कहना चाहिए शिकायतें या उम्मीदें पूरी नहीं होना या जो उनकी तरफ से अपेक्षित था वो नहीं हो पाया है। ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब हमारे खास मेहमानों के साथ ढूंढेंगे। जयपाल सिंह जी बीजेपी के प्रवक्ता है, योगेश जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, संगीता जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजीव जैन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राघव चतुर्वेदी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और अलका गौड़ व्यापार संघ से जुड़ी हुई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत हम आज राघव चतुर्वेदी जी से करते हैं। राघव जी, क्या मिला इस बजट से राजस्थान को? धन्यवाद मैम मौका देने के लिए। कल की चर्चा में मैंने जिस योजना के संबंध में आपसे कहा था कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना एक ऐसी योजना थी जिससे छोटे स्तर पर जो लघु और मध्यम वर्गीय व्यापारी हैं उनको एक सहयोग राशि मिलती थी, वो बंद हो चुकी थी। तो सरकार ने विश्वकर्मा युवा उद्यमी के नाम से दोबारा योजना को रीलॉन्च किया है, जिसमें 2 करोड़ रुपए तक का लोन मिल पाएगा, 8% गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलेगी और 5 लाख रुपए तक इनिशियल कैपिटल का जो है सपोर्ट भी मिलेगा। तो एक बड़ा चीज थी जो पहले गायब हो गई थी, दोबारा सरकार लेके आई है। दूसरा, वैट में डिमांड थी। 2017 में वैट से जब जीएसटी आया तो कई ऐसी कमोडिटीज थी जिन पर पहले वैट लगता था और जीएसटी में उनके साथ इशू रहा। उस विवाद की 50 लाख रुपए तक की यदि कोई राशि किसी व्यापारी के साथ चल रही है तो सरकार उसे माफ कर देगी। ये एक बड़ा कदम है। 50 लाख रुपए की राशि एक बड़ी राशि होती है। तीसरी, वेयर हाउस को इंडस्ट्री का दर्जा। कल की भी चर्चा में बात हुई थी कि अन्य राज्यों में वेयर हाउस को इंडस्ट्री के तौर पर माना जाता है, जिसकी वजह से कई तरीके के लाभ उनको मिलते हैं। राजस्थान में ऐसा नहीं था, लेकिन राजस्थान में इसको लेकर आए हैं। चौथा, पावर ऑफ अटॉर्नी जनरली बच्चे को या पत्नी को दी जाती थी, तब तक कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं थी, लेकिन बहू के साथ या अपने नाती पोतों को जब पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती थी तो उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगती थी, जिसे माफ किया गया है, बड़ा है। पति पत्नी यदि साथ में मिलकर 50 लाख रुपए तक की कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो आधा प्रतिशत की स्टाम्प ड्यूटी में कमी आएगी। ये पति पत्नी दोनों मिलकर, पहले होता यह था कि पति यदि अपने नाम पर लेता था तो ज्यादा स्टाम्प ड्यूटी लगती थी, पत्नी के साथ अगर पत्नी अकेले लेती थी तो कम ड्यूटी लगती थी, लेकिन इस बार पहली बार दोनों को कंबाइंड करने पर यदि वो लेंगे तो आधा प्रतिशत की जो ड्यूटी है वो कम हुई है। तो ये मोटी बातें रही हैं जो बजट में आज एक टैक्स के पर्सपेक्टिव से लोगों को मिली। जी, अलका गौड़ जी, महिलाओं को क्या मिला? महिलाओं को, किशोरियों की अगर हम बात करें तो उन्हें ड्रोन दीदी है, लखपति दीदी की घोषणा है कि वो बढ़ाई जाएंगी। उसके अलावा जो एसटी एससी की महिलाएं हैं उनको ऋण में सुविधा, तो महिलाओं को ये सारा तो है। प्लस सर्वाइकल वैक्सीनेशन का जो है ये हमने पिछले सीएमओ के बजट में भी बोला था, उसका भी मिला है। और हेल्थ के लिए काफी ज्यादा वो ऑप्शंस इस बार रखे गए हैं। लेकिन अगर हम इंडस्ट्रियल वुमेन की बात करें कि इंडस्ट्रीज में जो वुमेन है उनको कुछ नहीं मिला है, ना कोई सब्सिडाइज लैंड मिली है, ना टैक्स में कोई रिबेट मिला है। अगर हम ये बात करें कि हाँ किसी भी प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था अगर मजबूत मानते हैं तो किन बेसिस में मानते हैं कि वो शिक्षित हैं कि नहीं, वो स्वस्थ हैं या नहीं है, और वो जो महिलाएं हैं वहां की वो या जो भी लेबर है वो स्किल्ड है कि नहीं, वो सारे उन सब चीजों को, जैसे अभी इन्होंने राघव जी ने बताया भी है कि वही योजना नए जमले के साथ में लेकर आए हैं, जो अच्छा काम है। स्टाम्प ड्यूटी के अंदर रिडक्शन भी कि अगर आप वाइफ के संग लेते हो तो दोनों को मिला के 50% का डिडक्शन जो है वो मिलता है। तो ये सारी चीजें काफी अच्छी है। अलका जी, इंडस्ट्री को क्या मिला? इंडस्ट्री को वेयर हाउस जो है उसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है, और बाकी तो वो प्रस्तावित ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, जैसे बिजली को लेके नई बात की गई है, या जैसे स्किल लेबर को लेके कुछ ऐसी बात नहीं कही गई है, तो इंडस्ट्री को लेके बहुत ज्यादा नहीं है। रिप्स की पॉलिसी के अंदर कुछ बदलाव किए गए हैं, और बाकी सच कुछ अभी इंडस्ट्रियल उसमें कुछ है नहीं। जी, योगेश सिंगल जी, कैसा लगा विपक्ष को बजट? देखिए मीना जी, आज वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने बजट पेश किया है। कोई विशेष ऐसा किसी वर्ग को लाभ देने वाला बजट नहीं है
मैं समझता हूं जितनी इन्होंने घोषणाएं की हैं, जितने प्रावधान किए हैं इस बजट में, राजस्व बटाने वाले ज्यादा है ये बजट। आप देखिए, बहुत सारी घोषणाएं ऐसी हैं जो उन्होंने पिछली सरकार में की थी और उनको दरकिनार कर दिया। आप देखिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का मामला है जो बुजुर्गों को मिलती है, 1150 रुपए पे 15% कानूनन प्रावधान बनाया था उन्होंने बढ़ाने का लास्ट टाइम, उसको दरकिनार करते हुए केवल 100 रुपए इस पे बढ़ाए। इसके अलावा जब जब राजस्थान में चुनाव होते हैं, भारतीय जनता पार्टी पिछले कई बार से ये अनाउंस करती आ रही है कि हमारी अगर सरकार बनती है तो बजट में हम वैट को हटा देंगे या कम कर देंगे, जिससे डीजल पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। आप देखिए, सबसे बड़ी महंगाई की जड़ मैं समझता हूं परिवहन होता है, जिसमें ये डीजल पेट्रोल यूज होता है, उस पर कहीं इन्होंने कोई प्रावधान नहीं किया। इसके अलावा धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए इन्होंने इस बजट में 975 करोड़ का प्रावधान किया है। अब मैं श्रीमान जी से पूछना चाहूंगा कि आपने स्वयं ने ही पिछले बजट में 300 करोड़ का प्रावधान किया था, वो ही आप अभी खर्च नहीं कर पाए, तो इसको बढ़ाने से क्या होगा? इसके अलावा आप देखिए, 10 वर्ष पहले केंद्र सरकार की ओर से जो फंड स्मार्ट सिटी और अमृत सिटी बनाने के लिए आया हुआ है, उसका अभी तक उपयोग इन्होंने नहीं किया। मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाने की इन्होंने बात की है, अच्छी बात है, हम भी स्वागत करते हैं, लेकिन आप देखिए, बढ़ाने से पहले जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें पढ़ाने के लिए कोई प्रोफेसर नहीं है, डॉक्टर नहीं, कैसे पढ़ेंगे बच्चे? जयपुर में प्रताप नगर में RUHS है, उसमें परमानेंट BC लगाने की बात काफी समय से चल रही थी, इन्होंने उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। शिक्षा में आप आ जाइए, शिक्षा में कितने सारे पद रिक्त पड़े हैं, उसके लिए इन्होंने कोई प्रावधान इन्होंने नहीं किया। तो मैं समझता हूँ ये, अब फ्री दवाइयों को आप देख लीजिए, अच्छी बात है, इन्होंने 1 से 38 जो दवाइयां फ्री मिल रही थी अब तक, उसको बढ़ा के 200 कर दिया, हम भी स्वागत करते हैं उसका। लेकिन आप यथार्थ पे देखिए, जयपुर का, राजस्थान का सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है सवाई मानसिंह अस्पताल, पिछले 2-2.5 महीने से मरीज इधर उधर भटक रहे हैं दवाइयां लेने के लिए, वहां दवाइयां नहीं। तो फिर इन फ्री दवाइयों का कोटा बढ़ाने से फिर जनता को क्या मिलेगा? तो इस तरीके का जो उन्होंने किया है, आप देखिए बेरोजगारों के लिए क्या किया है इन्होंने, मुझे नहीं लगता कोई विशेष उन्होंने प्रावधान इस बजट में रखा हो। मुख्यमंत्री स्वयं भरतपुर जिले से आते हैं और भरतपुर जिला राजस्थान ही नहीं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सरसों की मंडी है, सरसों उत्पादन में सबसे ज्यादा आगे है, और तेल मिल, सरसों की पिराई का काम भरतपुर में सबसे ज्यादा होता है। आप देखिए, मुख्यमंत्री जी ने गृह जिला होने के बाद इस उद्योग को पनपने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया, जबकि भरतपुर के जितने भी ऑयल मिलर्स हैं, काफी समय से, जब से सरकार बनी है, मुख्यमंत्री जी से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन कोई इन्होंने ऐसा प्रावधान नहीं किया। बेरोजगारों के लिए कोई इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप नहीं किया इन्होंने। तो मैं समझता हूं अब इससे ज्यादा और क्या निराशाजनक बजट, केवल आंकड़ों भरा बजट है, यथार्थ पर कुछ भी नहीं है। बजट लग रहा है। योगेश जी ने बहुत सारी बातें बताई हैं। देखिए, न्यूज़ 24 के हमारे कार्यक्रम की लोकप्रियता का आलम देखिए कि विपक्ष ने 2 प्रवक्ता भेजे हैं, जयपाल जी का भी कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। प्रियदर्शी भटनागर जी, प्रियदर्शी जी, विपक्ष के योगेश सिंह, प्रियदर्शी जी आप बताइए, और प्लीज योगेश जी ने जो कहा है उन बातों को रिपीट मत करिएगा, प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट आपसे। तो प्रियदर्शी जी, बजट कैसा लगता है आपको? आपने भी बजट को देखा होगा, योगेश जी की आंखों से या कांग्रेस की आंखों से नहीं, अपनी आंखों से आपने बजट को कैसे देखा, वो बताइए। चाहे कांग्रेस हो चाहे मैं हूं, आम नागरिक की दृष्टि से कांग्रेस बात करती है। मैं राजस्थान के नागरिक के तौर पर मैं अच्छी तरीके से बताना चाहता हूं कि ये जो बजट है वो बजट सिर्फ एक झूठ का पुलिंदा है। मैं आपको थोड़ा सा गौर करवा दूं कि जब दिया कुमारी जी ने जब इंटरिम बजट दिया था, तब इन्होंने 70,000 नौकरी देने की बात करी थी। फिर इन्होंने 16 जुलाई को पूर्ण बजट दिया, उसमें इन्होंने 5 साल के अंदर 4 लाख नौकरियों की बात करी, और आज इन्होंने पर ईयर 1,25,000 नौकरियों की बात करी। राजस्थान के अंदर कुल सरकारी नौकरियां ही 7 लाख हैं, और हर साल 35 या 36 हजार नौकरियां रिक्त होती हैं, तो ये 1 लाख नौकरियां कहां से देंगे? ये सिर्फ कागजी कार्रवाई करेंगे। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज, शिक्षा को लेकर इनको बिल्कुल
नकारात्मक काम किया। हमें उम्मीद थी कि जो इन्होंने स्कूल हजारों की संख्या के अंदर बंद कर रखे हैं, महात्मा गांधी मिडिल स्कूल, उसको चालू करेंगे। उसके ऊपर ये एक शब्द भी नहीं बोला। इन्होंने कांग्रेस राज के अंदर 33,09,258 जो पट्टे दिए गए थे, उन पट्टों के ऊपर इन्होंने रिव्यू कमेटी बना के उनको आज बेअसर कर दिया है। और आज क्या कहते हैं, हम 2 लाख लोगों को पट्टे देंगे। तो ये किस तरीके की बातें कर रहे हैं। इनकी बात टोटल और टोटल आश्वासन और कागजी पुलिंदे के अलावा कुछ नहीं है। अब आप एक चीज पे गौर कीजिए, सबसे बेसिक चीज है जो आम जनता की मूलभूत सुविधा है या मूलभूत आवश्यकता है, उसके अंदर मैं आपका ध्यान थोड़ा सा इंगित करना चाहूंगा। सबसे पहली चीज है बिजली। बिजली की 100 यूनिट की इनको छूट मिल रही है जनता को, लेकिन आज आप इन्होंने कहा हम आप इसको बिजली को 150 यूनिट फ्री देंगे। लेकिन कंडीशन क्या लगाई है इन्होंने, जिनके घर के ऊपर सौर ऊर्जा प्लांट होगा। तो सबसे पहली चीज तो जिनके घर में सौर ऊर्जा प्लांट होगा, क्या ये सिर्फ उन्हीं को देंगे? और जिनके घर में सौर ऊर्जा का प्लांट है तो उनको वैसे ही बिजली फ्री मिल रही है, तो आप 150 कैसे देंगे? एक बात। दूसरी चीज, ये सब्सिडी की बात करते हैं, उसके ऊपर सब्सिडी तय करी है इन्होंने कि उस पर सब्सिडी देंगे। तो इसका मतलब पहले तो आदमी इसमें पैसा इन्वेस्ट करे, पैसा इन्वेस्टमेंट करके लोन लेके उसके ऊपर ये लगाए, लगाने के बाद में उसका तो इनको बेनिफिट कुछ मिल ही नहीं रहा है। उनके घर में वैसे फ्री बिजली आ रही है। तो ये गुमराह करने वाला, कुल मिला के लोगों को भ्रमित करने वाला बजट है। इन्होंने किसी को कुछ नहीं दिया। पिछले बजट में माननीय भजन लाल जी ने कहा था हम राजस्थान के अंदर। ठीक है प्रियदर्शी जी, मैं आपके पास आऊंगी। जयपाल जी, आज आपको इंतजार करना पड़ेगा। पहले सबको सुनेंगे, फिर आपकी प्रतिक्रिया लेंगे, क्योंकि आप सत्ता पक्ष में हैं। राजीव जैन जी, विधानसभा में वित्त मंत्री के बजट पेश करने को लेकर किस तरह की चर्चाएं और इस बजट में किस तरह का रिएक्शन देखने को मिला? देखिए मीना जी, जो बजट है विपक्ष को तो निराशाजनक लगेगा और जो सत्ता पक्ष है उसको उत्साहजनक लगेगा। वो अपने आप को ये कहेंगे कि ये राज्य के विकास का है। लेकिन बजट घोषणाएं हुई हैं काफी तादाद में, मतलब किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट होंगी ये तो आने वाला समय दिखाई देगा। महिलाओं के लिए जब प्रॉपर्टी की और इस तरीके की चीजें की है, और लखपति दीदी का दायरा बढ़ाया गया है कि ज्यादा से ज्यादा उसमें करीब 20 लाख या कुछ इस तरीके की संख्या भी आई है। तो इस तरीके का है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 9 हाईवेज की ग्रीन फील्ड जो हाईवेज की है वो, और सड़कों के विकास, शहरों का जो कोई 10-12 शहरों में रिंग रोड की जरूरत है। तो मीना जी, जो सबसे बड़ी चीज जो जरूरत मैं समझता हूँ कि आज इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन चीजों पर सबसे ज्यादा जरूरत ध्यान देने की होती है। और जो सड़कों का विकास है, जो हाईवेज है या जो रिंग रोड बनेंगे, वो सही मायने में एक विकास का जो एक खाका जो आने वाले समय में दिखेगा वो होता है। पहले जब हम पढ़ते थे जब तो ये होता ही था कि जहाँ नदी होती थी उसके किनारे आबादी बसती थी, लेकिन अब वो बदल गया। अब जहाँ सड़कें होंगी वहाँ आबादी बसती है। तो इस तरीके से ये हाईवेज और ये इन पे तो बहुत जरूरी है काम होना। लेकिन हम पिछला बजट देखें, जो पिछला बजट दिया था इस सरकार ने, उसमें अभी ना तो कोई टेंडर हुए, ना कहीं किसी तरीके का जमीन आवंटन की चीजें होती हैं वो कहीं नहीं हुई। तो वो किस रूप में कब तक बनेंगे ये कहीं एक सामने नहीं आ पाती। जब बजट घोषणा है, बजट आज तो प्रस्तुत हो गया, बजट पे इस पे डिबेट होगी, इसमें काफी संशोधन भी होंगे, फिर जो लागू होंगी उसके नियम, उपनियम और बहुत सी चीजें बनती हैं। तो उनमें कहाँ किस तरीके की सहूलियत है और इतना लंबा समय जो लग जाता है। तो सरकार को तो ध्यान इस चीज पे देना चाहिए कि जो उसने घोषणाएं की हैं वो समयबद्ध तरीके से लागू हो, और जिन वर्गों को जो लाभ पहुंचाने वाला जो मकसद है, जो हर सरकार का मकसद रहता है कि बजट के जरिए हर तबके को कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाया जाए। जो कमजोर तबका होता है, चाहे उसमें SC, ST, OBC, महिला, इस तरीके के जो वर्ग होते हैं, जो कमजोर हमारे सोसाइटी में जिनको कमजोर तबके के रूप में जाना चाहता है, उनके लाभ के लिए, उनके फायदे के लिए काफी घोषणाएं की गई हैं। यदि उनको समय बाद जल्दी से जल्दी सरकार कहीं इम्प्लीमेंट करा पाए तो निश्चित तौर पर आम जनता को बड़ा फायदा मिलेगा। अब इसमें कहीं ना कहीं कमियां जो बजट में रहती हैं, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत जरूरत है भी काम करने की, उस पर ज्यादा जो आवंटन होना चाहिए था वो मेरे ख्याल से नहीं हो पाया है। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य कैसे सुधरे, सबसे बड़ी जरूरत तो वो है। लोगों को इलाज अपने घर के नजदीक और अच्छा, सस्ता, सुलभ जिसको कहा जा सकता है वो उपलब्ध हो। सरकार ने पानी पे जरूर ध्यान दिया। जल जीवन मिशन के तहत जो जल योजना है उस पर
बड़े पैमाने पे काम करेगी, जबकि वो योजना अब तक पूरी हो जानी चाहिए थी। लेकिन ठीक है, अब आगे बढ़ रही है, जितना जल्दी हो सके उसको इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि अब तो डबल इंजन की सरकार है, उस मद में भी काफी पैसा आ रहा है। लेकिन डॉक्टर मुनीश मॉनिटरिंग अरोड़ा, ठीक है राजीव जी, वापस आती हूँ आपके पास। डॉक्टर मुनीश अरोड़ा, अपेक्षाओं पे कितना खरा उतरा बजट? मीना जी, जो मैंने बातें कही थी वो तो सारी एक्सेप्ट हो गई। मैंने ग्रामीण पर्यटन के लिए बात कही थी, ग्रामीण पर्यटन के लिए बहुत सी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। टूरिज्म के लिए नाइट टूरिज्म खोल दिया गया, 2 करोड़ रुपए नाइट टूरिज्म के लिए। राजस्थान में पर्यटन को विकास के लिए नाइट टूरिज्म बहुत बड़ा रोल करने वाला है मीना जी। एक बात और मैंने कही थी, जो सरकारी ठेके कर्मचारी हैं उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, वो भी व्यवस्था मान ली सरकार ने कि ठेका कर्मियों को चरणबद्ध रूप से पूरी तरह से हटा दिया जाएगा, मतलब सरकार का पार्ट बना दिया जाएगा उसको लेकर। एक अच्छी व्यवस्था है मीना जी। तीसरा, कृषकों के लिए मैंने बात की थी, वो भी एक्सेप्ट हुई है। गेहूं का सपोर्ट प्राइस बढ़ गया है 150 रुपए के आसपास। महिलाओं के लिए, हाँ, हॉस्पिटल्स के लिए मैंने कहा था, तो 3,500 करोड़ रुपए का एक फंड दे दिया गया है, जिससे व्यवस्थाएं सुधरेगी। मेरा जी सबसे अच्छी बड़ी बात तो ये है कि युवाओं के लिए, जो डिप्रेशन के लोग हैं, जो डायबिटीज के लोग हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है हॉस्पिटल्स के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है मीना जी, डिफ्रेंशिएट करने का, क्योंकि युवा पीढ़ी जिस तरह से डिप्रेशन में जा रही है, उसको निकालने के लिए सरकार ने एक अच्छी सोची। डायबिटीज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, उसके लिए सोचा गया, हीमोफीलिया के लिए सोचा गया, उसके लिए तो सोचने का जो तरीका था सरकार का बहुत अच्छा था। डाइवर्सिटी है इसके अंदर, मगर फिर भी कुछ पार्ट ऐसे हैं जिस पर और ध्यान दिया जाना चाहता है मीना जी। वो चीज थी, जैसे स्कूल खोले गए थे, उन स्कूलों में टीचरों का व्यवस्था हो, वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट को लेकर के कुछ भी नहीं किया गया, उसको डाइंग डिक्लेयर करा जा रहा है पोस्ट को, जबकि डाइंग डिक्लेयर करने की जरूरत ही नहीं है। वाइस प्रिंसिपल होना तो बहुत अच्छी चीज है स्कूलों के अंदर। और जो अभी इन्होंने न्यायालय खोले हैं, वो भी एक अच्छी व्यवस्था है। मैंने कहा था ना मीना जी आपको कि नए जिले खुलेंगे तो नए न्यायालय आएंगे, नए न्यायालय आएंगे तो रेवेन्यू होगा, नए तो वो जिलों भी को नए न्यायालय। हाँ, साथ साथ राकेश वशिष्ठ जी, भरतपुर की चर्चा हुई मुख्यमंत्री के इलाके की, कितना अपेक्षाओं पर, मतलब कितना नंबर देते हैं आप दरअसल राकेश जी आज के इस बजट को, दिया कुमारी को? देखिए, जहां तक बजट की बात है मीना जी, कल जब हमारी डिबेट हुई थी तो मैंने एक बात कहा था कि राजस्थान सरकार के पास आर्थिक रूप से बड़ी संकुचित स्थिति है। इनके पास आर्थिक हालात ठीक नहीं है। पहले से ही आपको 6,88,000 करोड़ का कर्जा ही ले चुके हैं, तो ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन मैं जो कल बात कह रहा था उसमें से कुछ बातें सही साबित हुई। उन्होंने पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान, मैं समझता हूँ, मुझे ध्यान नहीं कि इतना बजट शायद कभी पिछले सालों के दौरान हुआ हो। टोटल मिलाकर के देखे जाए तो 1,200 करोड़ रुपए का पर्यटन क्षेत्र के लिए है, जिसमें 977 करोड़ तो केवल पर्यटन क्षेत्र के उसके लिए ही है। 100 150 करोड़ को अलग करके 1,200-1,300 करोड़ रुपए का प्रावधान है। लेकिन ये बजट आर्थिक स्थिति को देखते हुए प्रदेश की को और आर्थिक हालातों की गंभीरता को नजरअंदाज करते हुए जो बजट किया गया, मेरे हिसाब से बजट बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ना तो सरकार के पास पैसा था और ना कुछ ज्यादा कर्ज लेने की इनकी स्थिति थी। इसके आधार पर इन्होंने जिस तरह की योजनाएं की हैं, एक मैंने आपके ग्रीन खेती की बात करी थी, वो भी उन्होंने स्वीकार की, काम आगे बढ़ाया है। ये देश के प्रदेश के लिए अच्छी बात है। इसके अलावा उन्होंने जगह जगह जो हमारे यहाँ जैसे मधुमक्खी पालन के लिए इन्होंने सेंटर फॉर एक्सीलेंस खोलने की घोषणा की है। ये अच्छा है, काम बढ़ेगा। को भरतपुर में इसका काम बहुत बड़ा है, मधुमक्खी के शहद का जो है, और एक प्लांट भी शायद राजस्थान में केवल भरतपुर ही कैसा है जहाँ इसका ये प्लांट, फिल्टर प्लांट लगा हुआ है। ये सारी इसके लिए बहुत दिनों से आवश्यकता थी और मांग की जा रही थी, इसको पूरा किया। जहां तक भरतपुर का सवाल है, भरतपुर के लिए तो उन्होंने पहले बहुत कुछ घोषणाएं कर दी थी पिछले बजट के दौरान। योगेश जी को वो मालूम करीब 7,000 करोड़ की योजनाएं थी, लेकिन अभी वो योजनाएं पाइपलाइन में अमल में नहीं आई, अमल में नहीं आई अभी, धरातल पे अमल नहीं आई। अमल नहीं कह सकते, पाइपलाइन में। अमल आप कह सकते हो, कांग्रेस के हो, विपक्ष के हो, लेकिन वो पाइपलाइन में है। कहीं कहीं डीपीआर बन रही है, कहीं आपका और कोई काम हो गया, कहीं टेंडर हो गए, ये सारे काम है वो हो गए। लेकिन जो भरतपुर की मूलभूत समस्याएं थी उस पर इन्होंने पहले बजट में ही काफी कुछ बजट एलोकेट कर दिया था और
पूरे प्रदेश में उसकी चर्चा हुई थी कि भारत को इतना महत्व क्यों किया जा रहा है। अच्छा है, ये सारी की जा रही है, लेकिन अब आगे एक आपका ईआरसीपी का जो आपकी बहुत दिनों से चर्चा था, 1 साल से लगातार चर्चा चल रही थी, उसके लिए 9,300 करोड़ का जो प्रावधान उन्होंने किया है, वो इस बात को जाहिर है कि ये काम अब प्रथम फेज का जो काम होना है, जिसमें कि रामगढ़ बंदे के लिए पानी आना है, उस पर ही सारा काम स्टार्ट जल्दी हो जाएगा। और हालांकि अब कहने को नहीं कह सकते सेंटर से राष्ट्रीय योजना घोषित नहीं की, इस बात में ये भी ध्यान रखना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट पहले ही इस बात को स्पष्ट कर चुकी है कि हम राष्ट्रीय योजना को घोषित नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इसके लिए अलग आवश्यकता अलग प्रावधान है, हम इसके लिए इसके लिंक परियोजना के आधार पर कर सकते हैं। तो अब ये तो इसमें आता नहीं है कि सेंटर से कितना पैसा आ रहा है कितना नहीं आ रहा, कोई बजट में इस तरह का उल्लेख होता नहीं है, लेकिन इसमें निश्चित रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट से अतिरिक्त सहायता मिलने की संभावना होगी, तभी इन्होंने 9,300 करोड़ का प्रावधान इसमें किया। एक वाटर ग्रिड जो बनाया है इन्होंने, ये अच्छा प्लानिंग है और समस्या के समाधान के लिए बहुत अच्छी बात है। जो पानी की जो राजस्थान में पानी की समस्या है उसको दूर करने के लिए बहुत बड़ा प्रयास होगा। एक सबसे बड़ा जो इन्होंने काम किया है वो पेंचेबल जो सड़कों का किया है, जो आज तक सड़कें जहाँ कभी सड़कें बनी ही नहीं, कभी हमेशा जिनको दगड़ा कहते थे उनमें होकर गढ़े जाती थी, वो करीब हजारों गांव थे। उसके लिए उन्होंने इसका जो निर्माण का जो काम किया है उसके लिए 6,000 करोड़ का जो प्रावधान किया है, और 6,000 करोड़ रुपए भी उसमें कंक्रीट की सड़कें बनाई जाएंगी। ये अच्छी बात है, कंक्रीट में पैसा जरूर एक बार खर्च होता है, लेकिन उसकी स्थायित्व लंबे समय तक चलती है और आगे उसकी मरम्मत की कोई जरूरत नहीं होती। मैं समझता हूँ आर्थिक हालातों को देखते हुए और भी जो सारी बातें की गई वो अच्छी, मेरे हिसाब से बजट संतुलित है। और आमतौर पर इस तरह के बजट चुनावी साल होने के 1-2 सालों के अंदर आते हैं, लेकिन शुरुआती सालों में इस तरह के बजट आना इस बात का द्योतक है कि मुख्यमंत्री भजन लाल की जो स्थिति है, वो जो सोच है वो विकासशील है, वो आगे के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो काम करने के लिए उत्सुक है, और उनको वो ये काम करेंगे तभी जमेंगे और आगे अपना काम करते रहेंगे, यही उम्मीद की जा सकती है। जी, हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज तोड़ने की कोशिशों में जुटी है बीजेपी। जयपाल जी, लेकिन विपक्ष बिल्कुल संतुष्ट नहीं है आपके बजट से। आवाज नहीं आ रही आपकी। जयपाल जी, विपक्ष बिल्कुल संतुष्ट नहीं है आपके बजट से। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने जो है वो हर 5 साल बाद सरकार बदलने का जो रिवाज है उसको तोड़ने का प्रयास किया है यहाँ पर, मतलब इस बजट से, जैसा कि राकेश जी का कहना है। आवाज नहीं आ रही। जयपाल सिंह जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जयपाल सिंह जी को एक बार टीम प्लीज दोबारा कनेक्ट करें। तब तक हम राघव चतुर्वेदी जी के पास एक बार वापस जाते हैं। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा को पहले सुनते हैं। जी डॉक्टर साहब। मीना जी, मैं कल भी कहने वाला था, कल क्योंकि आवाज में डिस्टर्बेंस आ गया था। मीना जी, आय बढ़ाने के लिए जरूरी है कि लीकेज को रोका जाए। इतना ज्यादा लीकेज, माइनिंग एक बहुत बड़ा सोर्स है इनकम का, सरकार के राजस्व का, उसमें इतनी ज्यादा लीकेज हो रही है जिसको रोकने का कोई प्रबंध दिख नहीं रहा। आबकारी के अंदर बहुत ज्यादा लीकेज दिखने को मिल रहा है, और जो राजस्व विभाग है उसकी जो कार्य प्रणाली है उसमें भी बहुत ज्यादा लीकेज है। अगर सरकार को अपना राजस्व बढ़ाना है, जैसे बजरी माफिया के लेकर मुझे बार बार बातें, मीणा जी बार बार उठाते रहे बात के, बजरी माफिया 7,000 करोड़ रुपए का बजरी माफिया काम कर रहा है इस राज्य के अंदर, खनन माफिया इस राज्य में काम कर रहा है, भू माफिया इस राज्य में काम कर रहा है, लीकर माफिया इस राज्य में काम कर रहा है। तो ये जो माफिया के ऊपर जो कंट्रोल है ना मीना जी, वो सबसे बड़ी आवश्यकता है। अगर बजट के अंदर उसको रोकने के लिए कोई प्रावधान होते तो जो राजस्व के जो डिफरेंस आ रहा है उसमें कमी आती, मगर भजनलाल सरकार ने उसको लेकर के कोई स्पष्ट पारदर्शी नीति का दिखाव इसमें नहीं दिखाया है पूरे बजट के अंदर। तो मेरा तो ये मानना है कि जो लीकेज है उसको बहुत ज्यादा रोके जाने की जरूरत। और दूसरा मीना जी, ये जो बजट के साथ में ये रजिस्ट्री चार्जेस लगते हैं, रेशनलाइजेशन उसका होना चाहिए था।
वो भी रैशनलाइज नहीं है। 8-9% स्टैंप के ऊपर 15% और ड्यूटी लगती है गाय की, और इस तरह की 30% के करीब जाके पड़ती है। तो 9-9.5% की आज रजिस्ट्रियां राज्य के अंदर हो रही है। तो इसको भी रैशनलाइज कर, क्योंकि लोग उसकी वजह से जो संपत्ति है उसका मूल्य घटाकर रजिस्ट्रियां करवाते हैं। अगर एक्चुअल रूप से रजिस्ट्री करवानी है तो स्टैंप ड्यूटी को घटाया जाना चाहिए, जिससे राजस्व आय और बढ़ेगी। लोग एक्चुअल वैल्यू के ऊपर रजिस्ट्रियां करवाएंगे। मीना जी, इसके साथ साथ जरूरत थी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो व्यवस्था इन्होंने जीएसआर के से किया, उसके बजाय इनको परचेज करनी चाहिए, क्योंकि जितना पैसा ये बाजार में देते हैं किराए के रूप में, उसमें तो बसें आ जाती हैं। तो वो बसें खरीदने के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए था। उसको लेकर के भी बहुत स्पष्ट नीति नहीं है, क्योंकि अगर आरएसआरटीसी को मजबूत किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह की जमीन आरएसआरटीसी के पास है उसका उपयोग किया जाए, उनपे शॉपिंग सेंटर्स बनाए जाए, उससे रेवेन्यू जनरेट किया जाए, उनपे विज्ञापन को लेकर के प्रचार प्रसार किया जाए, उसको लेकर के व्यवस्था होनी चाहिए। और पर्यटन के अंदर तो नाइट पर्यटन के लिए मीना जी हम बहुत समय से बात उठा रहे हैं। जयपुर में, उदयपुर में रात 10 बजे बाद खाना नहीं मिलता पर्यटक को, वो कहाँ जाएगा? नाइट टूरिज्म खोलने के लिए बहुत पुरानी आवश्यकता थी, उसको इंडिकेट तो किया, मगर कैसे खोलेंगे, कब खोलेंगे, उसको लेकर के स्पष्ट नीति नहीं है। मीना जी, मैं चाहता हूं कि इन सब चीजों पर अगर प्रावधान किए होते तो नेचुरली राजस्व के अंदर बढ़ोतरी होती। जी बिल्कुल। जयपाल जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। जयपाल जी प्लीज आप बताएं कि विपक्ष की इतनी शिकायतें क्यों हैं बजट को लेकर? आवाज आ रही है अभी? जी सुन पा रहे हैं। देखिए, विपक्ष को पिछले 5 सालों में प्रदेश की जनता ने मौका दिया इस प्रदेश के लिए कुछ करने के लिए, और जनता की जो उम्मीदें उन पर खरा उतरने के। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि तुम जो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, मगर तुम तो ठहरे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो आगे निकल सकते थे। इस प्रदेश ने आपको मौका दिया। आपने पिछले 5 सालों में जो कारनामे किए वो प्रदेश के डोमेन में, उनकी चर्चा में मैं नहीं जाना चाहता हूं। जो हमने किया उसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं कि 2023 के जब विधानसभा चुनाव में हम लोग गए, जिन संकल्पों को लेकर हम जनता के बीच गए, और 8 करोड़ लोगों ने जो जनादेश दिया भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का प्रदेश में, जो संकल्पों की बातें हमने की उनको पूरा करने के, उनको धरातल पर उतारने का काम इस सरकार ने शुरू किया। आज का बजट विपक्ष है, कर रहा है आलोचना और करते रहेंगे, और बहुत सारी चीजें हो रही है पब्लिक डोमेन में, लेकिन जो प्रदेश का आज के हिसाब से सोच सकते हैं, हम बात करते हैं दूरगामी, हम बात करते हैं विकसित राजस्थान की, कि राजस्थान पहले ही साल में हम राज्य राजस्थान लेके उसकी झलक बजट में देखने को मिली। आप 15 लाख करोड़ की अपने जीडीपी, 350 लाख बिलियन डॉलर की जीडीपी बनाने की बात ही नहीं की। इसके प्रति हमारा लक्ष्य है, हमारा संकल्प है कि प्रदेश को विकसित प्रदेशों की श्रेणी में लाके खड़ा करना, और इसके लिए काम करना, और इसके लिए एग्जीक्यूशन करना। अब आज के बजट में कहें कि ऐसा कोई सेक्टर नहीं बचा है जिस सेक्टर के लिए इस बजट में कोई बात नहीं की गई हो। मूलभूत संरचनाओं के साथ में प्रदेश की जो मूल समस्या रही कि राजस्थान के लोग पानी की तकलीफ की समस्या को सबसे ज्यादा कोई समझ सकता है तो राजस्थान के लोग उस पीड़ा को समझते हैं। सरकार का पहले दिन से उसके प्रति लक्ष्य था, और उस क्षेत्र में व्यापक काम किया गया है। मैं समझता हूं लंबे समय के लिए वो काम चले, इसकी नींव राजस्थान में रखी। आज बजट में उसको झलक देखने को मिली। किसानों की जहां बात की थी, किसानों के लिए सरकार ने दिल खोलकर किसानों के लिए काम किया। एमएसपी बढ़ाई है, किसानों के लिए जो ऋण योजना है उसके लिए पैसे अलॉट किया है, साथ में सम्मान निधि बढ़ाने का भी काम किया है। तो सबसे बड़ा काम है राम जल सेतु परियोजना योजना, और जल जीवन मिशन का जो ठीक है काम नहीं हुआ, कांग्रेस सरकार ने क्या किया वो सब पब्लिक डोमेन में के पूर्व मंत्री जो थे राजस्थान में उन्हें घोटाले किए। हमने उसको बढ़ा के 2028 तक किया। लक्ष्य है कि प्रदेश के हर घर को पानी मिले और हर घर में नल लगे। इस प्रकार का लक्ष्य रखे। राजस्थान का जो आने वाले 20 सालों का जो ढांचा है, 20-25 सालों का, वो रखने का काम ये बजट करता है। अभी जो पत्रकार महोदय सब कह रहे थे कि इस प्रकार के बजट जब चुनावी साल होता है तो आते हैं, हमारे लिए चुनाव इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए राजस्थान प्रदेश के 8 करोड़ इंपॉर्टेंट है, और उसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमने आज का बजट आया। मैं समझता हूँ शायद क्षेत्र नहीं छोड़ा जिसके लिए माननीय दिया कुमारी जी ने उसके बजट अलॉट नहीं किया। तो हम एक विकसित राजस्थान और 2047 का जो विकसित भारत बने, मैं आई रिपीट अगेन, 2047 का जो विकसित भारत बनेगा उसमें मैं समझता हूं राजस्थान का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो गया। और माननीय भजनलाल जी का एक ही सपना है कि जो वो कहते हैं वो करते हैं, और राजस्थान के लोग अभी नौकरी की बात कर रहे हैं।
अब ये कह रहे हैं कि साहब 35,000, ये आपके अनुसार हो सकता है? आप बढ़े ही नहीं, जी। आगे नहीं बढ़ेगी। आप इन्वेस्ट राजस्थान लेके आए, जब 4 साल जी। पूरा हो गया आप लेके आ गए, आप जिले बना के जी। भाग गए। आज हमने उनके फंड अलॉट किया। ऐसे बनाने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए दूरदृष्टि और व्यापक सोच होती है। कि बख्श देता है इस पर उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। आपकी नीयत खराब थी, आपने 5 साल प्रदेश को 50 साल पीछे ले गए। आज माननीय भजनलाल जी की सरकार उन जो काले कलंक आपने लगाए उनको साफ करते हुए आज हम दृढ़ संकल्प है कि 5 साल के दौरान 4 लाख लोगों को नौकरी देंगे। ये केवल कहा नहीं है, 59,000 को नौकरी दे चुके हैं। अभी सदन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बताया, और जो 1 लाख का लक्ष्य है वो नौकरियां भी हम देंगे। इसलिए केवल कहीं कहाई कांग्रेस पार्टी ने जो किए कारनामे वो पब्लिक डोमेन में है। राजस्थान सरकार का लक्ष्य विकसित राजस्थान हो, सर्वांगीण विकास हो, मूलभूत ढांचा डेवलप हो, और आने वाले 25 सालों के लिए राजस्थान प्रदेश के जो युवा है वो सपने देख सके, ऐसा राजस्थान बने। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि राजस्थान की सरकार ने इस बजट के माध्यम से एक दीर्घकालिक सोच दिखाने की कोशिश की है। बजट आने वाले साल में कितना पूरा हो पाता है और कितना काम आगे बढ़ पाता है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले बजट में जो घोषणाएं हुई थी, ये सच है कि उनमें से बहुत सारी घोषणाएं पूरी नहीं हुई, बहुत सारा बजट लैप्स हो रहा है, अभी भी 50-60% तक बजट नहीं पहुंचा है, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार इस बजट को कैसे पूरा करेगी, ये अपने आप में चुनौती है। लेकिन कुल मिलाकर दिया कुमारी, राजस्थान के वित्त मंत्री, ने एक अच्छी तस्वीर दिखाने की कोशिश की है। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।